नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे दौर की जिसने सचमुच हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुनर्जागरण की। और ये सिर्फ कला का दौर नहीं था, बल्कि ये तो विचारों, विज्ञान और खोज की एक पूरी क्रांति थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर इस पुनर्जन्म ने हमारी आज की दुनिया को बनाया कैसे। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है इटली से। यहीं पर एक नया आइडिया, एक नया विचार पनपता है जिसे हम कहते हैं मानवतावाद। अब देखिए, ये एक ऐसा नजरिया था जिसने सदियों से चले आ रहे धार्मिक फोकस को साइड में रखकर इंसान की काबिलियत, उसकी बुद्धि और उसकी क्रिएटिविटी को सेंटर में ला दिया। और जानते हैं इसका सबसे पहला असर कहाँ देखा? कला और साहित्य पर। अब इस क्रांति की जो नींव है ना, वो 3 बड़े लेखकों ने रखी थी। सबसे पहले दांते। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आम लोगों की भाषा यानी इतालवी में लिखना शुरू किया। इससे हुआ ये कि लिटरेचर जो था वो महलों से निकलकर आम लोगों तक पहुंच गया। और फिर थे पेट्रार्क, जिन्होंने असल में मानवतावाद की वो मशाल जलाई जिसने इंसान को ज्ञान के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया और सदियों पुरानी धार्मिक सोच को सीधी चुनौती दी। पर एक मिनट, ये सब इटली में ही क्यों शुरू हुआ? सवाल तो बनता है। तो बात यह है कि इटली जो था वो पुराने रोमन साम्राज्य का गढ़ था, और यहीं के सोचने वाले, यहीं के कलाकार अपनी जड़ों से, अपनी हिस्ट्री से प्रेरणा ले रहे थे। वो पुरानी परंपराओं को चैलेंज कर रहे थे और एक बिल्कुल नए दौर की बुनियाद रख रहे थे। और जब हम इस दौर के टैलेंट की बात करते हैं तो एक नाम है जो सबसे ऊपर आता है, लियोनार्डो दा विंची। वो सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, अरे वो तो एक साइंटिस्ट थे, एक इन्वेंटर थे, एक थिंकर थे। वो सही मायनों में रेनेसां मैन थे, जो दिखाते हैं कि उस दौर में इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता था। लियोनार्डो अकेले नहीं थे, उनके साथ साथ कला के एक और महारथी थे, माइकल एंजेलो। और उनके जो काम है ना, वो सिर्फ आर्ट नहीं है, वो तो उस दौर के बड़े बड़े सपनों का और इंसान की काबिलियत का एक ऐसा जबरदस्त सबूत है जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। और सोचिए, विचारों की ये जो आग थी वो सिर्फ इटली तक ही नहीं रुकी, ये उत्तर की तरफ फैल गई। फ्रांसिस बेकन जैसे थिंकर्स ने साइंटिफिक तरीकों पर जोर दिया, और विलियम शेक्सपियर, उन्होंने तो अपने नाटकों से इंसानी जज्बातों की हर परत को खोलकर रख दिया। अच्छा, तो कला और साहित्य की बात हो गई। अब जरा राजनीति की तरफ चलते हैं। देखिए, जब लोग अपने बारे में, अपनी ताकत के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो जाहिर है ये सवाल भी उठेगा कि भाई समाज को चलाना कैसे चाहिए। और यही एंट्री होती है मैकियावेली की, एक ऐसा विचारक जिसने पॉलिटिक्स को धर्म और नैतिकता के पिंजरे से आजाद कर दिया। उन्होंने राजाओं को ये नहीं सिखाया कि उन्हें कैसा होना चाहिए, नहीं, उन्होंने दिखाया कि पावर असल में काम कैसे करती है। और यह एक ऐसा क्रांतिकारी विचार था जिसने मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग की नींव डाल दी। तो समाज से अब सीधा ब्रह्मांड की तरफ। रेनेसां की जो ये सवाल पूछने वाली स्पिरिट थी ना, उसने लोगों को सिर्फ अपनी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि उन्हें सितारों और ग्रहों पर भी सवाल उठाने के लिए उकसाया। सोचिए, सदियों से सब यही मानते थे कि पृथ्वी यानी हमारी धरती ही सब कुछ का सेंटर है। फिर आए कोपरनिकस, और उन्होंने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसने सबको हिला दिया कि पृथ्वी और बाकी ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। बस इस एक विचार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये ना वैज्ञानिक ज्ञान की एक जबरदस्त चेन थी। हर थिंकर ने पिछले वाले के काम को एक कदम आगे बढ़ाया। देखिए कैसे। कोपरनिकस ने क्रांतिकारी आइडिया दिया, केपलर ने उसे मैथ से साबित किया, गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से उसके सबूत ढूंढ निकाले, और आखिर में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम से समझा दिया कि अरे भाई, ये सब होता क्यों है। और इन सारी खोजों के पीछे एक नई सोच काम कर रही थी। वो सोच थी कि भाई किसी भी बात को बस मान मत लो, उसे एक्सपेरिमेंट करके सबूतों के साथ परखो। इस साइंटिफिक मेथड की नींव रखने का श्रेय जाता है रॉजर बेकन जैसे विचारकों को, जिन्हें हम अक्सर मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस का पिता भी कहते हैं। अब ऐसा नहीं था कि इस दौर में सिर्फ साइंस ही बदल रहा था, नहीं, नए आइडियाज की इस लहर ने जमे जमाए धार्मिक विश्वासों को भी सीधी चुनौती दी, और साथ ही दुनिया का नक्शा भी हमेशा के लिए बदल दिया। धर्म की बात करें तो जॉन विक्लिफ और मार्टिन लूथर जैसे लोग सामने आए। उन्होंने उस वक्त की धार्मिक सत्ता पर सीधे सवाल खड़े कर दिए
और खासकर लूथर के विचारों ने प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन को जन्म दिया, जिसने पूरे यूरोप का चेहरा ही बदल दिया। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो धर्म सुधार आंदोलन था, ये सीधे सीधे रेनेसा की आत्मा से जुड़ा हुआ था। वही आत्मा जो कहती थी कि हर चीज पर सवाल उठाओ और सच की तलाश खुद करो। तो एक तरफ तो यूरोप में विचारों की दुनिया बड़ी हो रही थी और दूसरी तरफ क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिगो वेस्पूची और फर्डिनेंड मैजेलन जैसे खोजकर्ता असल दुनिया की सीमाओं को तोड़ रहे थे। वो नई नई जमीनें, नई नई समंदर खोज रहे थे। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में उठता है, क्या रेनेसांस सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर बनकर रह गया, या फिर उसकी वो लगातार कुछ नया खोजने की, कुछ नया बनाने की जो स्पिरिट थी, वो आज भी हमारी दुनिया में हमारे आसपास जिंदा है? जरा सोचिए इस बारे में। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।